मित्रों, यह जानने के बाद कि टाइप 2 डायबिटीज़ किस प्रकार से डेवलप होती है, आइए यह समझने का प्रयास करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे डेवलप होती है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है एवं उसकी नेचुरल हिस्ट्री, मतलब एक बार होने के बाद उसका फर्दर मोड ऑफ प्रोग्रेशन किस प्रकार का रहता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या। कुछ समय पहले इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जाता था, जो कि वास्तव में एक थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन था कि जो डायबिटिक्स जिनको इंसुलिन की आवश्यकता होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं और जिनको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। लेकिन हम जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में भी काफ़ी लंबे समय के बाद जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं, बहुत कम बीटा सेल मास बचता है, तब वह व्यक्ति टाइप 2 डायबिटीज़ का व्यक्ति भी इंसुलिन रिक्वायरिंग हो जाता है। तो वह इंसुलिन रिक्वायरिंग है, इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी हम आईडीडीएम से कंफ्यूज कराते थे। तो इसलिए अब कुछ समय से डायबिटीज़ की क्लासिफिकेशन को इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बदला गया है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि ऑटो इम्यून ओरिजिन की डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें नॉन ऑटो इम्यून हाइपरग्लाइसीमिया मिलता है। तो इस प्रकार टाइप 1 डायबिटीज़ में यह वह परेशानी है जिसमें ऑटो इम्यूनिटी के कारण से बीटा सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसके बीटा सेल मास कम हो जाने से, इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी कम हो जाने से हाइपरग्लाइसीमिया उत्पन्न होता है। अब यह टाइप 1 डायबिटीज़ किन लोगों को डेवलप होती है? वास्तव में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, अर्थात कुछ खास पॉपुलेशन ऐसी है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। इन्हीं लोगों में वह ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जब होता है तो वो ऑटो इम्यूनिटी बीटा सेल्स को डैमेज करती है, जिसके कारण से बीटा सेल लॉस होता है। तो 3 फैक्टर्स हुए टाइप 1 डायबिटीज़ की पैथोजेनेसिस में: जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ऑटो इम्यूनिटी और इस ऑटो इम्यूनिटी से बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार टाइप 1 डायबिटीज़ को पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो तरीका यह हुआ कि वह सभी व्यक्ति जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं उनको पहचान लें, क्योंकि यह वो पॉपुलेशन है जो आगे चल के डायबिटीज़ में, टाइप 1 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। वास्तव में ऐसा HLA स्टडीज़ के द्वारा जाना जा सकता है कि वह HLA टाइप्स जो कि टाइप 1 के साथ एसोसिएटेड हैं, यदि वह किसी पॉपुलेशन में, किसी व्यक्ति में प्रेजेंट हैं, तब उसमें यह टाइप 1 डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक होगी। अब केवल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जान के हमारा काम नहीं चलता, हमें उस व्यक्ति में ऑटो इम्यून प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना होगा, जो ऑटो इम्यून प्रोसेस हमारे बीटा सेल या इंसुलिन के किसी भाग के अगेंस्ट बन रहे हों। यह आइलेट सेल एंटीबॉडी हो सकती हैं या इंसुलिन के अगेंस्ट बनी हुई इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, या उनका ही एक पार्ट GAD एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। यह 3 प्रकार की एंटीबॉडीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ में पाई जाती हैं, जो कि हमारे बीटा सेल्स पे अटैक करके बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन करती हैं, जिससे बीटा सेल लॉस उत्पन्न होता है। यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में यह एंटीबॉडीज़ हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं मिलती। यह केवल आरंभिक कुछ समय, 6 महीने, साल भर तक ही मिलती हैं। तो इस प्रकार उस व्यक्ति की टाइप 1 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के इमीडिएट 6 मंथ्स में अगर हम इन एंटीबॉडीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं, तब हम यह पक्के तौर पे कह सकते हैं कि यह टाइप 1 या ऑटो इम्यून ओरिजिन की डायबिटीज़ है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी टाइप 1 डायबिटिक व्यक्ति के रिलेटिव्स, क्लोज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी यह एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं, और यहाँ तक कि कुछ टाइप 2 डायबिटीज़ में भी यह एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट, लाडा सबसेट में। तो इस प्रकार एंटीबॉडीज़ का एस्टिमेशन, एंटीबॉडीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन हमें टाइप 1 डायबिटीज़ के विषय में तो बताता है, लेकिन यह कुछ टाइप 2 या लाडा सबसेट को और कुछ पोटेंशियल टाइप 1 डायबिटिक्स को भी आइडेंटिफाई करता है। तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स को पहचानना, उनमें ऑटो इम्यूनिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना,
यह दोनों दो प्रकार हो सकते हैं जिससे हम टाइप 1 डायबिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, परंतु अल्टीमेटली जो डायबिटीज़ होती है वह बीटा सेल लॉस के कारण से होती है। और यह बीटा सेल का डिमॉन्स्ट्रेशन कि इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी कितनी है और बीटा सेल मास कितना है, यह हमारे डायबिटीज़ की स्थिति को, स्टेजिंग को बताता है। हम जानते हैं कि इंसुलिन लेवल्स को मेज़र करना मुश्किल है क्योंकि इंसुलिन की हाफ लाइफ बहुत कम होती है। तो इसलिए या तो हम इंसुलिन लेवल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करें कि किसी व्यक्ति में इंसुलिन लेवल्स फास्टिंग स्टिमुलेटेड कम है, या इंसुलिन के साथ सिक्रीट होने वाले सी पेप्टाइड को। सी पेप्टाइड और इंसुलिन इक्विमोलर कंसंट्रेशन में रिलीज होते हैं और सी पेप्टाइड की कंसंट्रेशन अधिक होना और सी पेप्टाइड की हाफ लाइफ अधिक होने के कारण से इसको मेज़र करना आसान है। तो यदि हम इंसुलिन लेवल या सी पेप्टाइड लेवल्स के बेसल, फास्टिंग या स्टिमुलेटेड फेज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि यह वैल्यूज़ कम हो गई हैं, तब हमें यह बताता है कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन के कारण से इंसुलिन सिक्रेटिंग रिस्पॉन्स कम है। इसके अतिरिक्त दो और तरीके हैं जिनमें हम एक्सपेरिमेंटली यह डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी किसी व्यक्ति की कैसी है। एक है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या मिक्स्ड मील के द्वारा, जिसमें हम जब तक वह मील डाइजेस्ट नहीं हो रही उतने समय तक कितनी इंसुलिन सिक्रेट हुई और कैसे कैसे कम हुई, इस पूरे की एरिया अंडर द कर्व मेज़र करते हैं। और दूसरा इंट्रावेनस जीटीटी के द्वारा, जिसमें आईवी ग्लूकोज देने पे जो एक ब्रिस्क इंसुलिन सिक्रीशन होता है फर्स्ट फेज और फॉलोड बाय अ प्रोलॉन्ग्ड इंसुलिन सिक्रीशन, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो लॉस ऑफ दिस फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन इज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ अर्ली डायबिटीज। तो इस प्रकार से बीटा सेल डिस्फंक्शंस को बताने के लिए हम इंसुलिन या सी पेप्टाइड लेवल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करें या एक्सपेरिमेंटली ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस या आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में एरिया अंडर द कर्व या लॉस ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन को डिमॉन्स्ट्रेट करें, जिससे हम यह बता सकते हैं कि यह व्यक्ति डायबिटीज़ की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है या उसकी डायबिटीज़ की इस वक्त कौन सी स्टेज चल रही है। याद रहे, यह बीटा सेल मास हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बीटा सेल्स शरीर में लगातार बन रही हैं, बनने के बाद उनका रेप्लिकेशन हो रहा है और रेप्लिकेशन के बाद उनकी एपोप्टोसिस हो रही है। तो यह लगातार यह तीनों प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूम में चल रहे हैं। डिपेंड यह करता है कि अगर एपोप्टोसिस या उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया तब बीटा सेल मास कम हो जाएंगे, और अगर किसी तरह से उनका न्यू फॉर्मेशन रेप्लिकेशन बना रहा तो वो उसको कंपेंसेट कर लेगा। तो जब हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर बीटा सेल मास कम होने से इंसुलिन का प्रोडक्शन भी घटता जा रहा है और सेल्स की एपोप्टोसिस होने के कारण से भी अल्टीमेटली हमारे बीटा सेल कंसंट्रेशन और इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति में यह 3 एंटीबॉडीज़ में कोई एक एंटीबॉडी है प्रेजेंट है तो वह बीटा सेल्स को धीरे धीरे स्लोली डिस्ट्रॉय करेगी। इस केस में अगर हम ग्रीन कर्व को देखें तो हमारे बीटा सेल मास का डिस्ट्रक्शन स्लोली कम होगा और काफ़ी समय तक बीटा सेल्स हमारी काम भर की बनी रह सकती हैं। इसके विपरीत अगर 2 एंटीबॉडीज़ हों, येलो बार्स को देखें तो वह हमारा डिस्ट्रक्शन रैपिड होगा, और रेड बार्स को अगर देखें अगर तीनों एंटीबॉडीज़ हों यह बहुत तेज़ी से बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण से बहुत कम समय में बीटा सेल मास समाप्त हो सकता है, जिससे इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी पूरी तरह से समाप्त होके और वह टाइप 1 डायबिटीज़ की एक लास्ट स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो इस प्रकार से यह जानने के बाद कि टाइप 1 डायबिटीज़ के डेवलपमेंट में 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं: जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ऑटो इम्यूनिटी और बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। आइए हम देखते हैं इसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहली फेज अगर हम देखें तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल है जिसमें बीटा सेल मास प्रॉपर और 100% अगर हम इसको माने तो वो बना हुआ है। अब जिस वक्त कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा है जिसने वो ऑटो इम्यून प्रोसेस को इनिशिएट किया, ये कुछ प्रकार के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं
और कुछ एक्सोजेनस केमिकल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। यह जब ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं तो वह ऑटो इम्यूनिटी बीटा सेल्स को ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं सेकेंड फेज में कि बीटा सेल इंजरी के कारण अब बीटा सेल मास कम होना शुरू हो गया। यह डिस्ट्रक्शन सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों से इसका डिस्ट्रक्शन होता है। सर्वप्रथम लॉस ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन रिस्पॉन्स टू आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस। यह पहली स्टेज है जिसको हम आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस से पहचान सकते हैं, जब हमने इंट्रावेनस ग्लूकोज दिया और जो ब्रिस्क फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन रिलीज होता है वह एबॉलिश होने लग जाए। इस समय तक हाइपरग्लाइसीमिया कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता। यह हमारी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, लॉस ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन, जो कि बाद में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस के द्वारा टोटल एरिया अंडर द कर्व, टोटल इंसुलिन सिक्रीशन कितना हुआ, उससे आइडेंटिफाई की जा सकती है, जब इंसुलिन के सेकेंड फेज में भी, सिक्रीशन के सेकेंड फेज में भी कमी आने लग जाती है। जब यह बीटा सेल मास अच्छा खासा कम हो चुका होता है तब हमको क्लिनिकल डायबिटीज़ देखने को मिलती है, जो कि वास्तव में एक काफ़ी लेट स्टेज है। और यह क्लिनिकल डायबिटीज़ की स्थिति आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि बीटा सेल मास लगातार कम होते जा रहे हैं और अल्टीमेटली वह पेशेंट बीटा सेल्स को पूरी तरह से खो चुका होता है और वो इंसुलिन नॉन सिक्रीटिंग और पूरी तरह से इंसुलिन, एक्सोजेनस इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एक टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल मास के लेवल्स को किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितना जल्दी हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या तो HLA लिंकेज के आधार पर या ऑटोइम्यून मार्कर्स के आधार पर, तो उस समय तक हमारा बीटा सेल मास काफ़ी अच्छा होता है और जो कि विद पैसेज ऑफ टाइम बीटा सेल मास कम होता जाता है। यदि यही पेशेंट हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के समय में आए तो ध्यान रहे यह एक ग्रॉसली डिकम्पेंसेटेड स्टेट है, जिसमें परमानेंटली या ट्रांजिएंटली बीटा सेल काफ़ी सप्रेस हो चुकी हैं, इंसुलिन सिक्रीशन काफ़ी अधिक सप्रेस हो चुका है, जो कि बॉडी के जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं उनको भी, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स को भी सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो यह वह स्थिति है जबकि बहुत कम इंसुलिन सिक्रीट हो पाती है, या तो वो टेम्परेरी ग्लूकोटॉक्सिसिटी के कारण से कम हो गई हो या परमानेंटली कम हो गई हो। अब किसी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आए हुए टाइप 1 डायबिटिक व्यक्ति को जब हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं तो वह उसके ग्लूकोज लेवल्स को कम करती है। अब ये एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल्स को हम जितना इफेक्टिवली हम कम कर लेंगे और जितना उसको कम बनाए रखेंगे, यह ग्लूकोटॉक्सिसिटी को अबॉलिश करके बीटा सेल्स के ऊपर जो एक प्रेशर होता है उसको हटा के बीटा सेल्स के टेम्पररी रेप्लिकेशन में मदद करता है। तो कई बार ऐसा होता है हमारे इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बाद एक टाइप 1 डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से रिकवर करके उसके बाद उसकी इंसुलिन डोजेस कम होती जाती हैं और कुछ समय के लिए यहाँ तक कि इंसुलिन डोजेस बंद भी हो सकती हैं, और विदाउट इंसुलिन कुछ समय के लिए वह टाइप 1 डायबिटिक अपनी ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बनाए रखता है। इसको हनीमून फेज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जबकि टेम्परेरीली जो बीटा सेल्स हैं वो एक्टिवेट होके और इंसुलिन सिक्रीट करना आरंभ कर देती हैं, परंतु हमें ध्यान रहे कि ऑटोइम्यून प्रोसेस अभी एक्टिव है, वो हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऑलरेडी बीटा सेल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम बची हुई है, और यह बीटा सेल्स भी जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होती जाएंगी वह हनीमून फेज से निकल के दोबारा ब्लड शुगर लेवल उसके राइज करने लग जाएंगे और उस पेशेंट को दोबारा इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। धीरे धीरे कुछ समय के बाद आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 सालों में यह बीटा सेल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और हमारा टाइप 1 डायबिटिक ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल इंसुलिन रिजर्व या अनडिटेक्टेबल सी पेप्टाइड लेवल्स के साथ प्रेजेंट करता है। अब यदि किसी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट का बीटा सेल मास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तब उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे?
वास्तव में यह पेशेंट पूरी तरह से एक्सोजेनस इंसुलिन पे डिपेंडेंट होगा। यह काफ़ी लेट स्टेज है जिसमें उसका मेटाबॉलिक डिटोरिएशन हो चुका होगा। अब ये जब पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उसका कोई भी अपना रिजर्व नहीं बचा है, तो उसमें काफ़ी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की लेबिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे ही एक्सोजेनस इंसुलिन का लेवल फॉल कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करना आरंभ कर देंगे। ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन की डोजेस और इंसुलिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है। ये पूरी तरह से एक्सोजेनस इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं और उनमें मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस की भी जो संभावना है वो बढ़ती जाती है। DCCT ट्रायल में हमने यह सीखा कि कुछ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन टाइप 1 डायबिटिक्स की ऐसी है जो किसी तरह से अपने सी पेप्टाइड लेवल्स को एक रीजनेबल अमाउंट में और मेंटेन किए रहती है। ऐसा यूजुअली फीमेल्स के साथ में होता है। ऐसा उन टाइप 1 डायबिटिक्स के साथ में होता है जिनकी डायबिटीज़ प्यूबर्टी के बाद आरंभ हुई है, जो ओल्डर एज में जो प्रेजेंट हुए हैं। जितना यंगर एज ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन उतना फास्ट होगा। जितना एल्डरली एज पे प्यूबर्टी के बाद प्रेजेंट करेंगे तो उनमें बीटा सेल मास कंपैरेटिवली काफ़ी प्रिजर्व रहता है। ऑब्वियस है कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ में बीटा सेल मास ज़्यादा मिलेंगे। जितना लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ हो चुकी होगी उतना बीटा सेल मास कम हो चुके होंगे। जिन डायबिटिक्स में हाइपरग्लाइसीमिया माइल्डर होता है, इसका मतलब उनमें बीटा सेल रिजर्व अच्छा है। और इसके अतिरिक्त जो सबसे अच्छी बात है वह यह कि यदि किसी टाइप 1 डायबिटिक को हम एक इंटेंसिव कंट्रोल पे रखते हैं, उसको टाइट कंट्रोल में रखते हैं, तो उस पेशेंट के बीटा सेल मास को हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मित्रों, यह एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरी होम मैसेज है कि किसी टाइप 1 डायबिटिक को हम जितना अच्छा कंट्रोल में रखेंगे, जितना इंटेंसिव कंट्रोल में रखेंगे, जो हमें DCCT ट्रायल से हमने सीखा है, हम उसके बीटा सेल मास को भी उतने लंबे समय तक बेहतर रूप से मेंटेन कर सकेंगे, जिससे मेटाबॉलिक डिटोरिएशन और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के चांसेस को भी या तो कम किया जा सके या कम से कम पोस्टपोन किया जा सके। धन्यवाद।